बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BA फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पे। और ऐसे का जो पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसमें लियाकत अली ख़ान साहब ने ये बताया कि पाकिस्तान का बनना कितना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ये कैसे एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था इस एक स्टेबल एशिया और एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का इंट्रोडक्शन भी कराया कि पाकिस्तानी लोग किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, किन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं। और ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस हुई। अगर तो आपने जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं इस हिस्से पे वो नहीं सुने तो उनको ज़रूर सुने, उसके बाद आप इस लेक्चर को सुने। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेक्स्ट है, This intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprised our critics and our friends, and in some ways went beyond our own expectations. This intensity of purpose, intensity वैसे शिद्दत को कहते हैं, डेप्थ को भी, किसी चीज़ की गहराई को भी कह सकते हैं। यानी ये जो मकसद की गहराई है, एक बड़ा गहरा मकसद पाकिस्तानियों के सामने मौजूद है। वो मकसद क्या है कि जिन चीज़ों पे वो ईमान रखते हैं उनको वो प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करें। वो जिन अकायद पे यकीन रखते हैं उन पे अमल करने के लिए उन्होंने मुल्क बनाया था। तो पाकिस्तानी कंफ्यूज नहीं थे अपने मकसद के हवाले से, उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था। एक तो इस क्लियर पर्पस की वजह से, और दूसरा द फर्म फेथ, जो पक्का इनका ईमान है, इसकी वजह से हम पाकिस्तानियों ने क्या किया, हैव ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। और ये ईमान और ये मकसद, इट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड। डिमॉन्स्ट्रेट होता है टू शो, टू मैनिफेस्ट, टू प्रूव कि पाकिस्तानी लोगों ने इन पिछले 3 सालों में अपना ये मकसद और ये जो ईमान था इसको वाक़तन साबित किया इन वेज, और ऐसे तरीके से साबित किया विच सरप्राइज और क्रिटिक्स एंड और फ्रेंड्स। जो हम पे तनकीद करते थे उनको भी नज़र आ गया कि वाक़तन पाकिस्तान जिस मकसद से बना था वो मकसद पूरा हो रहा है, और पाकिस्तानी लोग जिस चीज़ पे फेथ रखते थे वो वाक़तन उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड इन सम वेज़ वेंट बियॉन्ड आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। ना सिर्फ हमारे क्रिटिक्स बल्कि हमारे दोस्तों को भी जो है वो हैरानगी हुई। People were surprised to look at the way Pakistan progressed in these 3 years. पाकिस्तान इब्तदा के 3 सालों में जिस तरह की प्रोग्रेस पाकिस्तान की नज़र आई, उससे हमारे क्रिटिक्स भी जो हम पे तनकीद करते थे, हमारे जो दोस्त थे वो भी हैरान हो गए। और इन सम वेज़ वेंट बियॉन्ड आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपनी तवक्कुआत से आगे जो है वो लोगों ने परफॉर्म किया। हमें अब खुद तवक्को नहीं थी कि हम इतने जो है हालात को बेहतर बना लेंगे विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशनड वी द पाकिस्तानीज वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 million पीपल। जब ये ब्रिटिश इंडिया यानी बरसगीर इसको पार्टीशन किया गया, यानी कि इसके पार्ट्स बनाए गए, पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, तो वी द पाकिस्तानीज़, हम जो पाकिस्तानीज़ हैं, वी वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 million पीपल। हमें कहा गया कि हम अपनी अलग स्टेट कायम कर लें जिसकी तादाद 80 million पीपल है, यानी कि जिसमें 8 करोड़ लोग मौजूद हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। और 2 महीनों के अंदर हमने सारी स्टेट का सेटअप बनाना था। वी हैड नो कैपिटल एंड नो फ्लैग, ना हमारा कोई कैपिटल था, दारुल हुकूमत था, ना ही हमारा कोई अपना फ्लैग था। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम स्क्रैच। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी जो हमारा इंतज़ामी सिस्टम था, उसको वी हैव टू बिल्ड इट अप फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच कहता है बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना था। वी वर अलॉटेड एन आर्मी, अलॉट होता है टू गिव, तो हमारे हिस्से में जो आर्मी हमें दी गई, बट इट्स पर्सनल वाज डिस्पर्ड, यानी आर्मी तो हमें दी गई उसका कुछ हिस्सा, लेकिन उसका जो पर्सनल था, पर्सनल कहते हैं जो उसका क्रू होता है, जो स्टाफ होता है, यानी जो उसमें लोग थे, जो उसके ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, वाज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स होता है
दूर दूर तक फैले होना, बिखरे होना, स्प्रेड अराउंड। हमें आर्मी तो दे दी गई, लेकिन वो जो यूनिट्स हमारे हवाले किए गए, वो जो ब्रिगेड्स हमारे हवाले किए गए, वो तो पूरे उस इलाके में दूर दूर तक फैले हुए थे। उनका इकट्ठे होना विद इन डेज बड़ा मुश्किल था। फार एंड वाइड जो है ईडियम के तौर पे यूज़ होता है, बहुत दूर दराज तक, ऑन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो हमारे जो सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे वो फैले हुए थे, जिनको हमारे हवाले किया गया था, यानी पाकिस्तान के। एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स, और महीने लगे आर्मी को इकट्ठा होने में, मुनज़्ज़म होने में। वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है ना, वो टूल्स को, सामान को कहते हैं, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं जो वेपन्स और एम्यूनेशन था। तो हमारे जो वेपन्स और एम्यूनेशन था वो हमारे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। और शेयर ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच वाज अलॉटेड टू अस ऑन पेपर्स, वो जो हमारा हिस्सा, हमारा शेयर बनता था ना ब्रिटिश इंडिया, जब एक आर्मी थी उस वक्त, जब आर्मी अलग हुई तो सिर्फ सोल्जर्स और ऑफिसर्स नहीं अलग हुए, बल्कि फिर उस सामान को भी जो कि उनके पास था, जो एम्यूनेशन या वेपन्स थे, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कह रहे हैं कि लियाकत अली खान साहब कहते हैं जो हमारे वाले हिस्से में मिलिट्री इक्विपमेंट आया, फ़ौजी साजो सामान आया, वाज अलॉटेड टू अस ऑन पेपर्स, जिससे सिर्फ कागज़ों पे, कागजी कार्रवाई में उसको तो तकसीम तो कर दिया गया, रिमेन्स लार्जली अनडिलीवर्ड इवन टुडे, और वो सामान अनडिलीवर्ड है, यानी उसका बड़ा हिस्सा, लार्जली बड़ा हिस्सा अभी तक अनडिलीवर्ड है, अभी तक हमें नहीं मिला। When 3 years have elapsed, elapse होता है पास बाय, गुजर जाना, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो हमारे हिस्से का सामान था वो अभी तक हमें नहीं मिला। Being a backward people, we had no industry, no engineers and practically no traders. Because we were already backward people, हम पहले ही तरक्की में बहुत पीछे थे। हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री थी, ना इंजीनियर्स थे जो कि चीज़ों को डेवलप करते, ना हमारे पास कोई किसी तरह का ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स होते जो ताजर, तिजारत करने वाले, यानी ना हम कुछ बना पा रहे थे, ना हमारे पास एक्सपर्ट्स थे, ना हमारे पास कोई ट्रेडर्स थे जो हमारी चीज़ों को ट्रेड करें, तिजारत उनकी करें। Within a few months of independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter. फिर ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, विदिन अ फ्यू मंथ्स, चंद महीनों में ऑफ इंडिपेंडेंस, इस आज़ादी के, 7 मिलियन होमलेस, 70 लाख लोग जो कि होमलेस, बेघर होके आ रहे थे, रेफ्यूजीज़ कहते हैं महाजरीन को, जो कि उधर से हिजरत करके आ रहे थे इंडिया में, जहाँ पे जिन इलाकों को इंडिया का नाम दिया गया, वहाँ से मुसलमान हिजरत करके अपने इस वतन पाकिस्तान में रहने के लिए, वहाँ से वो बेघर हो गए, यहाँ पे रहने के लिए वो आ गए। ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया, ड्राइव आउट होता है किसी को बाहर निकाल देना ज़बरदस्ती, इंडिया से जिनको निकाल दिया गया था। कैम ओवर टू अस, वो हमारे पास आ गए इन अ मिजरेबल प्लाइट। मिजरेबल होता है इंतहाई बुरी, इंतहाई पुअर, पथेटिक। प्लाइट होता है कंडीशन, बुरी कंडीशन के लिए प्लाइट का वर्ड यूज़ होता है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, यानी वो इंतहाई खस्ता हाल जो है हमारे पास पहुँचे। टू सीक शेल्टर, सीक होता है फाइंड, ढूंढना, शेल्टर कहते हैं पनाह को, कि वो महाजरीन, फिर एक तो हमारे पास पहले ही इंतज़ामी ढांचा नहीं था, मिलिट्री हमारी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, इंजीनियर्स नहीं थे, सारे प्रॉब्लम्स थे, और ऊपर से हमारे पास रेफ्यूजीज़ भी आ गए जो कि 70 लाख की तादाद में थे, जो कि शेल्टर की तलाश में थे, और उन्हें हमने शेल्टर देना था। हैड इट नॉट बीन फॉर द यूनिटी ऑफ आवर पीपल, हैड इट नॉट बीन, अगर ना होता, क्या ना होता, अगर यूनिटी ना होती हमारे लोगों में, वी माइट हैव फ्लॉन्डर्ड। फ्लॉन्डर्ड होता है जब आप लड़खड़ा जाएं किसी चीज़ में। टू स्टैमर, टू स्टैगर, स्टैगर और स्टैमर भी वर्ड यूज़ होते हैं, स्पेशली स्टैगर जो है वो लड़खड़ाने के लिए, यानी हम लड़खड़ा जाते। वी कुड हैव फेल्ड, हम फेल हो जाते अगर हमारे लोग इतने मुनज़्ज़म और इतने डिसिप्लिन्ड ना होते और इतने यूनिफाइड ना होते। बट टुडे आफ्टर 3 years वी आर स्ट्रोंगर दैन बिफोर, लेकिन आज क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं, हम पहले से बहुत मजबूत हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ सम वेरी एंक्शस मोमेंट्स, एंक्शस होता है जो परेशान कुन, ट्रबलसम, कि वो कुछ परेशान मोमेंट्स यानी लम्हात
के बावजूद भी व्हेन और इंटरनेशनल राइट्स एंड और फ्रीडम सीम टू बी इन जेपर्डी, जब हमें लगा कि हमारे जो इंटरनेशनल राइट्स हैं, बैनुल-अक़वामी हकूक़ हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे, या फिर हमारी जो फ्रीडम है सीम टू बी इन जेपर्डी, जेपर्डी कहते हैं इन डेंजर, इन रिस्क, ख़तरे को कहते हैं जेपर्डी, कि हमें कुछ बाज़ दफ़ा ये भी लगा कि पहले स्टार्ट में पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली भी अपना आप मनवाने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। तो वो ऐसे मुश्किलात वाले जो हैं कुछ मोमेंट्स भी, कुछ लम्हात भी हमारी इन 3 सालों में से जो है वो 3 सालों में गुज़रे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हम बड़े मज़बूत हैं। हमें डर तो हुआ था कि शायद हमारे इंटरनेशनल राइट्स ना माने जाएं या हमारी फ्रीडम ख़तरे में ना पड़ जाए, उसके बावजूद भी वी आर स्टिल फ्री। हम आज भी एक आज़ाद कौम के तौर पे जी रहे हैं। व्हाट आर द डिमांड्स दैट आवर फ्रीडम मेक्स ऑन अस। अब ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लियाकत अली ख़ान बता रहे हैं कि जब एक कौम आज़ादी तो हासिल कर लेती है, लेकिन फिर वो आज़ादी उस कौम से कुछ डिमांड्स करती है, कुछ तकाज़े करती है। बुलंदी हासिल कर लेना बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटल भी हो जाता है, हादसातन भी हो जाता है, लेकिन उस बुलंदी पे कायम रहने के लिए आपको फिर कुछ जो उसके तकाज़े हैं उन्हें पूरा करना पड़ता है, वरना आप दोबारा नीचे भी आ सकते हैं। तो लियाकत अली ख़ान साहब कहते हैं अब फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन इस फ्रीडम की हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की हुई है और अब ये हमसे कुछ तकाज़ा करती है। और फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू आवरसेल्व्स। हमारा जो पहला फ़र्ज़ है ना वो हमारे अपने तरफ है, यानी हमने अपने लिए कुछ करना है। आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस और शोविनिज़म। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला हमारी ड्यूटी अपने ऊपर है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई सेल्फिशनेस की बात करने जा रहा हूँ या फिर मैं शोविनिज़म की। शोविनिज़म होता है टू बी एक्सेसिवली पेट्रियाटिक, अपने वतन से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत करना और अपने वतन को ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करना। इसको जिंगोइज़म भी कहते हैं, यानी जंगजू सोच कायम कर लेना अपने वतन को लेके, शिद्दत पसंद हो जाना। कहते हैं ना मैं जो है ना वो ख़ुद गर्जी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई जिंगुइस्टिक या शोविनिस्टिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ड्यूटी है वो सबसे पहले हमारे मुल्क के लिए है। अ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन फ्रीडम फर्स्ट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आज़ाद जो कौम है, फ्री पीपल का मतलब आज़ाद कौम, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए। अदरवाइज़ दे डिसग्रेस द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन एंड वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वो नहीं कर पाते अपनी आज़ादी की हिफाजत, तो वो फिर डिसग्रेस कर रहे होते हैं। डिसग्रेस होता है इंसल्ट करना, किसी चीज़ को डिसऑनर करना। तो समझ लो अगर वो लोग आज़ादी हासिल करके उसकी कदर नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते, तो समझो वो पूरी दुनिया में रहने वाले आज़ाद मर्दों और औरतों का, आज़ाद लोगों का भी जो है ना उनके उस फेयर नेम को, उनके उस प्योर और ख़ूबसूरत नाम को वो बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर आज़ादी की आप हिफाजत नहीं कर रहे तो आप आज़ाद लोगों की भी समझे तौहीन कर रहे हैं। बट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस। लेकिन एक मेरी बात याद रखें, मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम को अगर मेंटेन रखना है, आज़ादी अगर बरकरार रखनी है, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस। तो इसका तकाज़ा ये है कि हम कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पे विजिलेंट रहें। विजिलेंट होता है चौकन्ने रहें, केयरफुल रहें। अगर हमने आज़ादी की हिफाजत करनी है तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। आज़ादी लोगों पे नाजल नहीं होती। डिसेंड होता है ऊपर से उतरना नीचे, टू फॉल डाउन। यानी जिस तरह बारिश गिरती है इस तरह आज़ादी ऊपर से नाजल नहीं होती कि तोहफे के तौर पे या ना चाहते हुए भी मिल जाए। अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट। लोगों को अपने आप को बुलंद करना पड़ता है आज़ादी तक पहुंचने के लिए। यानी आज़ादी का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, एक हाई प्लेस है उसकी, जहाँ तक आपको पहुंचना पड़ता है। आज़ादी ऊपर से नीचे आपके लिए नहीं आएगी। इट इज़ अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्नड बिफोर इट कैन बी इंजॉयड। ये वो फ्रूट है जिसको कमाना पहले ज़रूरी है, खाना फिर बाद में है। यानी वो इंजॉय करने से पहले उसको कमाना पड़ेगा। वो इस तरह मुफ्त में नहीं मिलती आज़ादी, और ना ही वो मुफ्त में संभाली जा सकती है। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए कॉन्स्टेंटली विजिलेंट होना पड़ता है, हर वक्त उसकी देखभाल करनी होती है।
दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, ये बात कि आज़ादी से मुराद सिर्फ ये है कि आप फॉरेन डोमिनेशन से, फॉरेन बैरूनी या बाहर के मुल्क की चीज़ को फ़ौरन कहा जाता है। फॉरेन डोमिनेशन यानी बैरूनी गलबे से आज़ादी हासिल कर लेना ही आज़ादी है। जो ये बात है ना, इट इज़ एन आउटवॉर्न आइडिया। ये आउटवॉर्न होता है आउटडेटेड, पुराना। ये पुराना आइडिया है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर की ताकतें आप पे कोई जो है वो ज़बरदस्ती हुकूमत ना करें और आप उनसे आज़ाद हो जाएं। ये आज़ादी फिर भी नहीं है। इट इज़ नॉट मेरली गवर्नमेंट्स दैट शुड बी फ्री, सिर्फ हुकूमतों का फ्री होना, आज़ाद होना ज़रूरी नहीं है, बट द पीपल देमसेल्व्स हु शुड बी फ्री, लेकिन लोगों को ख़ुद आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ से आज़ादी? एंड नो फ्रीडम हैज़ एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन, और किसी भी आज़ादी की कोई वैल्यू नहीं है किसी आदमी के लिए, किसी औरत के लिए, unless it also means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance। जब तक कि इन लोगों को, इंडिविजुअल्स को, अफराद को आज़ादी ना मिले वांट से। वांट होता है नीड, ज़रूरत से आज़ादी। यानी एक शख्स जो है जिसका खाना पूरा नहीं हो रहा, उसको 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो वो अपने मुल्क के बारे में क्या सोचेगा, या वो अपने माशरे के बारे में कैसे सोचेगा? वो तो अपने सर्वाइवल की सोचेगा, वो तो अगले वक्त के खाने की सोचेगा। अगर उसके पास लिबास नहीं है, उसके पास मौसम की शिद्दत से बचने के लिए घर नहीं है, तो फिर उसको आज़ादी क्या चीज़ है या कौन उस पर हुकूमत कर रहा है? ही डज़ंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं है। तो सबसे पहली जो ग़ुलामी है ना, वो ज़रूरत की ग़ुलामी है। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं कम से कम वो पूरी हों, इंसान उसका ग़ुलाम ना बना रहे, हर वक्त उसको उसी की परेशानी ना रहे। फ्रीडम फ्रॉम डिज़ीज़, बीमारियों से आज़ादी मिले, उसके पास इलाज की सहूलत हो। सबसे बुनियादी चीज़ें ये हैं। फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, और उसे जहालत से आज़ादी मिले। जहालत से आज़ादी से मुराद है कि उसे तालीम दी जाए। तो बुनियादी हकूक़ जो हैं ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। लियाकत अली ख़ान कहते हैं कि बैरूनी ताकतों से आज़ादी मिल जाना और इन जो है ज़रूरतों का ग़ुलाम बने रहना जो है, फिर ये आज़ादी तो ना हुई। दिस इज़ द मेन टास्क विच कन्फ्रंट्स अस इफ़ वी आर टू टेक और राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और यही हमारा टास्क है कि लोगों को आज़ाद करें, उनकी ज़रूरत से, उनकी बीमारियों और उनकी जहालत से हम आज़ाद कराएं। और ये वो टास्क है विच कन्फ्रंट्स अस, विच फेसेस अस, जो हमारे सामने है। एक अगर हम चाहते हैं टू टेक और राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइटफुल होती है सूटेबल, डिज़र्विंग, जो हम डिज़र्व करते हैं, अगर वो मुकाम हम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ज़हनी तौर पे आज़ाद करेंगे। वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक, हम वक्त को रोक नहीं सकते। क्लॉक बैक, होल्ड द क्लॉक बैक का मतलब है हम वक्त को रोक लेना। वक्त तो नहीं रोका जा सकता, वक्त तो गुजरता जाएगा। एंड देयरफॉर, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? क्योंकि हम पीछे रहे हुए हैं, अब हम ये नहीं हो सकता कि वक्त को रोक के हम तरक्की कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। वक्त तो चलेगा उसी तरह। इट इज़ वी हु मस्ट गो फॉरवर्ड एट अ डबल पेस। अब हमारा काम है कि हम अपनी स्पीड डबल कर दें, हम अपना काम डबल कर दें, ताकि जो कमी हमारी रह गई है वो हम थोड़े वक्त में पूरी कर लें। बेंडिंग ऑल और रिसोर्सेज एंड ऑल और एनर्जीज टू दिस ग्रेट पर्पस। बेंड का मतलब है टू गिव अ डायरेक्शन टू, किसी चीज़ के को एक सिमत देना। हम अपनी सारी रिसोर्सेज, अपने सारे वसाइल, अपने सारी एनर्जीज़ को इस ग्रेट पर्पस की तरफ डायरेक्ट कर दें। हम अपनी सारी एनर्जी, सारे वसाइल इस मकसद की तरफ वक्फ़ कर दें, इस मकसद की तरफ लगा दें कि हमने अपने लोगों को आज़ाद करना है और उनकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। Students of history are aware that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, our people have not kept pace with the march of civilization। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात बिल्कुल जानते हैं कि ये जो 2-3 सदियां हमारे ऊपर बैरूनी ताकतों का गलबा रहा है, बैरूनी ताकतें हम पे हुकूमत करती रही हैं, इसमें हमारे जो लोग थे ना, और पीपल हैव नॉट केप्ट पेस विद, अच्छा ये ईडियम है, कीप पेस विद, किसी चीज़ के साथ अपनी रफ्तार जो है वो बराबर रखना, बरकरार रखना। कीप पेस विद अमूमन ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। कीप पेस विद द टाइम, कीप पेस विद द सिविलाइजेशन।
कि हमारे जो लोग थे ना, उनको ये जो 2-3 सदियों में ये ग़ुलाम रहे, दे कुड नॉट कीप पेस विद द मार्च ऑफ द सिविलाइजेशन। ये जो दुनिया तहज़ीब की, सिविलाइजेशन तहज़ीब को कहते हैं, तहज़ीब जिस मार्च पे निकली हुई है, तहज़ीब जिस तरक्की के रास्ते पे चल रही है, हमारे लोग उस रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार मिला नहीं पाए। हम लोग यानी ये इन 2-3 सदियों में बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। It was during these centuries that Western civilization, of which you are the proud torch bearers, और इन्हीं सदियों में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मगरबी तहज़ीब है, ऑफ विच यू आर द प्राउड टॉर्च बियरर, जिसके आप प्राउड, काबिल फ़ख्र टॉर्च बियरर हैं। टॉर्च बियरर उसको कहते हैं जो रोशनी उठा के आगे आगे चले, यानी लीडर, जिसके वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के आप लीडर हैं, यानी अमेरिका इज़ द लीडर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो आप जो हैं और आपकी ये जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसने इन 2 सदियों में, जिसमें हम पीछे रहे, इन 2 सदियों में वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने डिस्कवर्ड अ यूज़ फॉर साइंस which though not new was so fast in tempo and so vast in its magnitude that it gave civilization a new orientation altogether। इन 2-3 सदियों में वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने साइंस को ऐसे यूज़ किया, अगरचे साइंस का इस्तेमाल नया नहीं था, फिर भी आपकी जो साइंस की तरक्की थी, इट वाज वेरी फास्ट इन टेम्पो। टेम्पो रफ्तार को कहते हैं, स्पीड को। एक तो रफ्तार बहुत तेज़ रही तरक्की की साइंस में इस ज़माने में, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसकी ग्रेटनेस, उसके साइज़ में और इसके स्केल में, इतने वसी पैमाने पे तरक्की हुई साइंस में, और इतनी तेज़ी से तरक्की हुई वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, दैट इट गेव सिविलाइजेशन अ न्यू ओरिएंटेशन ऑल टुगेदर, कि इंसानी तहज़ीब को एक बिल्कुल नई सिमत मिली। ओरिएंटेशन सिमत, डायरेक्शन को कहते हैं। दिस इज़ द फेज़ दैट फॉर वेरियस रीजंस और पीपल मिस्ड, और ये फेज़, ये पीरियड ऑफ टाइम हमारे लोगों ने फॉर वेरियस रीज़न, बहुत सारी वजूहत हैं उसकी वजह से मिस कर दिया। एक तो फॉरेन डोमिनेशन थी, एजुकेशन पे इतना तवज्जो नहीं थी, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल हमारे जो लोग हैं वो ग़ुलाम होने की वजह से, अनएजुकेटेड रह जाने की वजह से वो साइंसी लिहाज से तरक्की नहीं कर पाए, और ये वाला फेज़ जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट का, ये हमारे लोगों ने मिस कर दिया। The result is that today we find multitudes emerging as large free nations in Asia, with their material and mental resources utterly undeveloped। अब उसका नतीजा ये निकला एक तो कि लोगों ने जो टाइम वो मिस कर दिया प्रोग्रेस का, वो पीछे रह गए। उसका नतीजा ये है कि आज एशिया में मल्टीट्यूड्स, बड़े बड़े हजूम कौमों के तौर पे सामने आ रहे हैं, इमर्जिंग एज फ्री नेशंस। इमर्ज कहते हैं ज़ाहिर होना, विद देयर मटीरियल एंड मेंटल रिसोर्सेज अटरली अनडेवलप्ड। लेकिन ये जो कौमें आज़ाद तो हो रही हैं, लेकिन इनके मटीरियल रिसोर्सेज, मादी वसाइल, और मेंटल रिसोर्सेज और जहनी वसाइल बिल्कुल अटरली होता है मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली अनडेवलप्ड है। यानी ना इन लोगों ने जहनी तौर पे तरक्की की हुई है, और ना ही इन लोगों ने सनती या साइंसी लिहाज से कोई तरक्की की है। एंड विद देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सो लो, और यहाँ एशिया के लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो उनका मयार ज़िंदगी है, वो इतना लो है दैट द वर्ल्ड कॉन्शस, कि जो दुनिया का कॉन्शस है, दुनिया का जो इनर मॉरल सेंस है, दुनिया का जो ज़मीर है, कुड नॉट बी कंटेंट, वो कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता टू लीव देम स्टैगनेट, अगर वो इनको स्टैगनेट छोड़ दे। स्टैगनेट होता है मोशनलेस, बिल्कुल एक जगह पे साकत। यानी अगर दुनिया इन एशियन लोगों की हेल्प ना करे और इनको जो है वो इस मुश्किल हालात से ना निकाले, तो फिर दुनिया का ज़मीर कभी मुतमईन नहीं हो सकता। और एंशियंट स्टेड फास्ट फेथ, हमारा कदीम एंशियंट कहते हैं, कदीम को स्टेड फास्ट कहते हैं, वेरी फर्म, पुख्ता, और फेथ कहते हैं ईमान को। हमारा जो कदीम पुख्ता ईमान है, विच इज़ सच अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू अस, जो हमारे लिए ताकत का बड़ा मंबा है, ज़रिया है, ऑन द आइडियालॉजिकल फ्रंट, नज़रियाती सरहदों पे। इन दीज़ मॉडर्न अनईज़ी टाइम्स, आज के इस मॉडर्न और अनईज़ी और मुश्किल वाले वक्त में, मस्ट बी वेडिड। वेड कहते हैं, वैसे वेडिंग का लफ्ज़ आपने शादी के लिए सुना है, वेडिंग जोड़ देना, इसका मीनिंग है जोड़ना, टू जॉइन टुगेदर। हमारे उस
कदीम पुख्ता ईमान को आज ज़रूरत है कि हम जोड़ें, वेड करें किस चीज़ के साथ, टू द पायनियरिंग विरिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पायनियर कहते हैं जो कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करे उसको पायनियर कहते हैं, बानी जिसका उर्दू में लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो किस चीज़ की बुनियाद रखता है। पायनियरिंग विरिलिटी, विरिलिटी कहते हैं स्ट्रेंथ को, विगर को, ताकत को, एनर्जी को, ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज ज़रूरत है कि हम अपने उस पुराने ईमान को आज मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी के साथ वेड करें, जोड़ें। ये टेक्नोलॉजी जो कि पायनियरिंग विरिलिटी रखती है, यानी कि रोज़ नित नई इजादात करती है। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि नए नए इनिशिएटिव्स लेती है, नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, नई नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने उस गहरे पुख्ता पक्के ईमान के साथ साथ साइंस में भी तरक्की करें ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। दिस इज़ द सिंथेसिस वी मस्ट अचीव क्विकली। सिंथेसिस भी जो है ना वो कम्बिनेशन को, यूनिटी को कहते हैं। ये वो यूनिटी, ये वो कम्बिनेशन है यानी हमारे ईमान का और साइंसी टेक्नोलॉजी का, जो हम चाहते हैं, विच मस्ट बी अचीव्ड क्विकली, जो फ़ौरन से हो जाना चाहिए, हासिल कर लेना चाहिए। नॉट मेयरली फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम भी पूरी दुनिया में अमन लाने की वजह बने, हम भी पूरी दुनिया में अमन लाने का सबब बने। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दें। बाकी जो क्लासेस के मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ वो बहुत अच्छा ओपिनियन भी देते हैं, लेकिन सॉरी टू से जो बीए के स्टूडेंट्स हैं एक बड़ी तादाद सुन रही है लेक्चर्स को, लेकिन मुझे उनकी कहीं हाज़िरी कोई दिखाई नहीं देगी, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। अपना कमेंट ज़रूर करें, सजेशन दें। अगर आप समझते हैं कोई चीज़ें बेहतर की जाएं तो आप ज़रूर अपनी सजेशन दें। यू आर वेलकम टू सजेस्ट वट एवर यू थिंक कैन बी मेड बेटर। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।